start the class. Our new lesson is force and motion. Okay, today's topic about force and motion. So force is यानी फोर्स को हम ताकत कहते हैं और मोशन को हरकत यानी हरकत में शामिल होता है. सो फोर्स जो है ताकत के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, और इसके अलावा जो है जितने भी हरकत के अवामिल हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. क्लास 9 एंड 10 चैप्टर 4 बाय बी थर्ड में. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फोर्स. हाउ डज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स. यानी ये कह रहे हैं डिफाइन करें फोर्स को, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स. यानी कि फोर्स जो है मेजरमेंट में कैसे काम आती है उसके बारे में हमें सेकेंड लॉ के हिसाब से पता है. तो यहाँ पर है फोर्स. फोर्स यानी ताकत. इसकी जो है डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कुछ. फोर्स इज एन agent which changes or tends to changes the motion of a body. Mathematical form of second law of motion is expressed as F equal to ma. It is clear that if the mass and acceleration produced in a body is known, then the force can be measured by taking the product of mass and acceleration. यानी फोर्स क्या है? ताकत. तो यानी कुव्वत. ठीक है, कुव्वत ऐसा आमिल है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है, या हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि किसी हरकत करते हुए जिस्म को यानी बॉडी को रोकता है और रोकने की कोशिश करता है. तो वो फोर्स है. किस तरह? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है. नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर शामिल होते हैं ये सब. ठीक है, ये खुद से हरकत नहीं कर सकते. आप इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे यानी कुव्वत अप्लाई करेंगे यानी कुव्वत लगाएंगे इस पे, तो ये मूवमेंट करेंगे, इनमें मोशन क्रिएट हो जाएगा, ये हरकत करने लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कॉपी है, वो रखी हुई है टेबल के ऊपर. ठीक है, अब वो तो रखी हुई है, लेकिन आपने जो है उसको उठाया. जब आपने उठाया जैसे ही, तो आपने जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया. अब जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की है तो जाहिर सी बात है वो जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाने के बाद जो उसका जो अमल होगा वो ये होगा कि उसमें मोशन क्रिएट हो जाएगा, वो हिलने लगेगी. ठीक है, उसके ऊपर फोर्स की वजह से. तो इसके अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है F इक्वल टू m. यानी F जो है फोर्स है, m जो है मास है, और एक्सीलरेशन जो है वो इसरा है. यानी उर्दू में फोर्स को कुव्वत कहते हैं. इक्वल टू m. m यानी कमियत, कमियत जो है मास, और एक्सीलरेशन यानी इसरा. ये किसी भी बॉडी के अंदर होते हैं. फोर्स अप्लाई होती है तो मास और एक्सीलरेशन जो है मूवमेंट के जरिए पता चलते हैं. तो ये फोर्स का फॉर्मूला है. ठीक है, उसके बाद है जी, हम अगर कोई किसी भी चीज को, नीचे वाले जो पैराग्राफ है इसका मतलब ये कि मास और एक्सीलरेशन को अगर हमने हासिल करना हो तो हम किसी भी चीज के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के जरिए जो पैमाइश है यानी जो मेजरमेंट है हमारी, वो कितनी हमारे पास, हम उसको किस तरह किसी प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं, किसी बॉडी का हम कैसे ले सकते हैं, तो मास हम काउंट कर सकते हैं और एक्सीलरेशन कितना आ रहा है वो हम फोर्स के जरिए पता कर सकते हैं. तो फोर्स यही है कि अगर फोर्स किसी चीज के ऊपर अप्लाई की जाएगी, किसी के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर जैसे कुव्वत को लगाया जाएगा तो वो हरकत करेगी. लेकिन अगर किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी चल रही है और उसको रोका जाए, या कोई बॉल आ रही है उसको कैच कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वो रुक जाती है, हैंड में आ जाती है. ठीक है, हैंड जो है अपना ओके, तो बॉल जो है हाथों में आ जाती है. हाथ में आने की वजह क्या है कि हमने हाथों की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से जब बॉल अपनी एक डायरेक्शन की तरफ जो बढ़ रही थी वो
हाथों में टकराव की वजह से रुक गई, यानी उस पर जो अपोजिट फोर्स जो अप्लाई हुई इसके ऊपर, उसकी वजह से वो रुक गई। या जो गाड़ी है वो अगर एक डायरेक्शन में आ रही है और वो रुक नहीं रही है, उसको अगर हम आगे से रोकने की कोशिश करें, कोई चीज रख दें, तो वो फोर्स अप्लाई करेगी उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो रुक जाएगी। तो ये है फोर्स। ओके, इसके अलावा जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट न्यूटन 3 laws of motion, give an example from everyday life। यानी हमने कुछ मिसालें लेनी है रोजमर्रा जिंदगी में के हवाले से न्यूटन के लॉ पे। जो उसके 3 लॉज हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो उसका आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो पहला कानून है वो क्या है? न्यूटन का जो पहला कानून है उसको हम देखते हैं। स्टेटमेंट है एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform in a straight line unless it is acted upon by an external force। ठीक है, यानी न्यूटन ने अपने पहले कानून हरकत को इस तरह बयान किया कि हर जिस्म अपनी हालत सकून या यकसा हरकत को जारी रखेगा जब तक कि इस पर कोई बैरूनी कुव्वत इस्तेमाल ना हो जो उसकी हालत सकून या यकसा हरकत की हालत को तब्दील करे। यानी कोई भी एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी किसी भी किस्म की बॉडी यानी ऑब्जेक्ट जो है वो जब तक हालत सकून में है यानी रेस्ट पोजीशन में है, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल रखा हुआ है टेबल पर, ठीक है, आपका वो रेस्ट पोजीशन में मौजूद है मोबाइल, लेकिन जैसे ही आपने उसको साइड पे करने की कोशिश की तो आपने हाथ से उसको धक्का दिया तो एक फोर्स अप्लाई की उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसमें मोशन क्रिएट हो गया। मोशन क्रिएट होने की वजह से उसमें हरकत पैदा हुई। ठीक है, तो उसको जो ये सिलसिला है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये। इसी तरह जो है इनरेशिया यानी जुमूद भी कहा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, यानी मादी अजसाम की वजह से खासियत जिसकी बिना पर उनमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो उनकी हालत सकून या यकसा हरकत में तब्दीली पैदा करने वाली कुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करते हैं, जमूद कहलाती है। जमूद की मिकदार जिस्म की कमियत के बराबर होती है। ओके, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इस कानून के मुताबिक किसी जिस्म की हालत सकून या यकसा हरकत की हालत में तब्दीली इस वक्त पैदा होती है जब इस पर अमल करने वाली कुव्वत की मिकदार इसमें मौजूद जमूद की मिकदार से ज्यादा हो, यानी रेशियो से ज्यादा हो। यानी वही बात है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वो यही कह रहा है कि अगर कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन में मौजूद है, उसके बाहर से जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी एक्सटर्नल फोर्स, तो वो हरकत नहीं करेगी। या फिर अगर कोई स्ट्रेट पाथ यानी कि सीधा कोई चीज चल रही है तो वो जब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, वो किसी फोर्स की बिना पर रुकेगी। अगर हम ह्यूमन बॉडी की मिसाल लेते हैं तो वो एक इंसान है जो चल रहा है अपने रास्ते पर, वो चलता जा रहा है, तो अगर जैसे उसने रुकना होता है तो अंदर से उसको एक एहसास होता है कि मुझे अब रुक जाना चाहिए, तो अंदर से फोर्स अप्लाई करता है ना, टांगे चलती जाए। तो टांगे भी जो चल रही है उसकी फोर्स की बिना पर चल रही है, तो उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है जिसकी वजह से वो कुव्वत अप्लाई जो है वो लगा रहा है, यानी एनर्जी है उसमें, तवानाई है, ठीक है, जिसकी बिना पर फोर्स लगा रहा है वो, और जो फोर्स है वो रोक भी खुद रहा है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो है वो जब तक कोई फोर्स बाहर से ना अप्लाई की जाए, लगे नहीं कुव्वत, तो हरकत नहीं करती। और जब तक कोई चीज हरकत में है उसको रोकने के लिए भी कुव्वत चाहिए जो कि बाहर से अप्लाई होती है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, स्टेटमेंट भी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इसी तरह से। दिस लॉ कंसिस्ट of two parts. The first is that a body of rest remains at rest unless it acted upon by some unbalanced internal force. This is an accordance
with our daily life. Our example, a body lying on a table remain or at rest unless it is life of pushed. The second part is that a body in motion remains in motion with uniform speed in a straight line unless acted upon by some unbalanced external force. This part is not self evident because a ball pushed once closed not continue forever. A little consideration, however, shows that friction cannot be eliminated completely in case of moving bodies. These frictional force such as grounds, friction, resistance of air, etc. and extras are the unbalanced external force to stop the motion of the ball. If these frictional force are com constant, somehow the bodies once set into motion will continue their motion forever. यानी ये जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट और जितने भी ये चीजें हैं ये सब आपके नोट से यहाँ पर लिखी गई हैं। आपके पास अगर नोट मौजूद है तो आप उसके अंदर और अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो आपको पहुंचेगी तो आप और देख लीजिएगा। लेकिन इसमें यही बात कह रहा है कि एक चीज जो रेस्ट पोजीशन में मौजूद है, जिस तरह इसमें भी टेबल की मिसाल दी है, लेकिन टेबल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम साइकिल को ले लेते हैं, मोटरसाइकिल को ले लेते हैं, कार को ले लेते हैं, ठीक है। जब तक उसके ऊपर जो है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तो वो क्या होगा, नहीं मूवमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है अगर उसके ऊपर फोर्स बाहर से अप्लाई की जाएगी तो वो रुक भी जाती है एक चीज, अगर वो चल रही है। सो नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट जो है इसका, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस acceleration in its own direction which is directly proportional to the magnitude of the force and inversely proportional to the mass of the object। इसकी डेरिवेशन भी दी हुई है लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन पहले आप ये देखें कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं जब कोई कुव्वत किसी जिस्म पर अमल करती है, यानी जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर अमल करती है तो ये अपनी ही सिम्त में जिस्म में एक इसरा यानी एक्सीलरेशन पैदा करती है। ये एक्सीलरेशन कुव्वत की आधी कीमत के रात मुतनासिब होती है, यानी उसके हाफ, यानी कि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसकी आधी जो है वो एक्सीलरेशन काउंट की जाती है, ठीक है। अब इसको यूं समझ लें कि एक जैसे खाली डब्बा है, खाली टिन है, ठीक है। आपने पेप्सी, 7 अप, मरिंडा इस टाइप का कोई भी एक टिन लिया, वो पी लिया, वो खाली है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आप हिट करेंगे समझ लें किसी नोकदार चीज से या किसी भी चीज हथौड़ी से, अगर आप जो है हैमर से उसके ऊपर हिट करेंगे तो वो क्या होगी, वो दब जाएगी। किस तरफ दबेगी, जिस तरफ आप हिट करेंगे। अगर आप ऊपर से हिट करेंगे तो उस तरफ दबेगी, अगर आप बीच में से हिट करेंगे तो वो बीच से दब जाएगी, यानी जो टिन है वो पिचक जाएगा। अगर आप ऊपर से हिट करेंगे उसके सर पे से तो वो नीचे की तरफ पिचकेगा, लेकिन अगर आप बीच से हिट करेंगे तो बीच से पिचक जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक रॉड है, सलाख है एक लोहे की, आप उसको एक तरफ से मोड़ेंगे तो एक साइड से मुड़ेगी, एक बाकी दूसरी साइड से सीधी रहेगी, लेकिन आप दोनों साइड से मोड़ेंगे तो बीच से मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है, वन साइड भी अप्लाई हो रही है, टू साइड अप्लाई हो रही है। तो जो उसका आधा है, यानी जो फोर्स का आधा, उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। एक्सीलरेशन बता रहा है कि वो किस तरफ मुड़ रही है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या बीच में से। इसी तरह स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप खींचते हो तो उसके अंदर आप देखते हो कि उसके अंदर जो
गोल गोल राउंड टेबल जो शेप है वो खुलती जाती है, तो उसके अंदर जो है बल दिखता है कि कितना बल है इसके अंदर। तो वो क्या है, वो फोर्स के ऊपर हमारे कि वो फोर्स किस तरह से हम लगा रहे हैं और कितनी लगा रहे हैं, तो पता चलता है कि एक्सीलरेशन कितनी। अब डेरिवेशन क्या है वो आपको जो है बोर्ड के ऊपर समझाई जाएगी, लेकिन डेरिवेशन ऑफ F इक्वल टू एम है, यानी F यहाँ पर जो है फोर्स को जाहिर कर रहा है, इक्वल टू एम यानी मैस, और A जो है एक्सीलरेशन को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड फोर्स यानी F एंड द एक्सीलरेशन A प्रोड्यूस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी आगे इसको एक्सप्रेस करना था जो कि यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, ये चीज बोर्ड के ऊपर समझेंगे। ये यहाँ कंप्यूटर पे इस तरह आसानी से समझ में नहीं आएगी। जस्ट इसके अंदर ये है डेरिवेशन में कि F इक्वल टू एम है, ये जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बना, यानी इसका मकसद क्या है। फोर्स का तो फॉर्मूला है ये, यहाँ पर कमियत भी है और इसरा भी, यानी मैस भी है और एक्सीलरेशन भी है, इनका क्या अमल है फोर्स के साथ वो हम जो है बोर्ड पर समझेंगे क्लास में। ओके, नाउ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कह रहा है जी। स्टेटमेंट, फॉर एवरी एक्शन दिस इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एवरी एक्शन दिस इज एन इक्वल बराबर है अपोजिट रिएक्शन के। अमल और रद्द अमल, यानी अमल एक्शन, रद्द अमल अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, हमेशा बराबर लेकिन मुखालिफ सिम्त में होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन वी वॉक वी एक्चुअली एक्सर्ट of force on the ground backward action, in return the earth exerts a force on us reactions and hence we move forward. When birds fly, the movement of their wings pushes the air downward action, for the reaction airlift birds upwards। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पर दो इसने बातें की है, एक एग्जाम्पल ये दी है और एक एग्जाम्पल दी है यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये कह रहा है जब हम लोग चलते हैं जमीन के ऊपर, जब इंसान चलता है तो वो जब अपने कदम रख रहा होता है तो एक कदम जब वो रख लेता है तो जब दूसरा कदम रखने वाला होता है तो जो पहला कदम रखा होता है वो पीछे की तरफ धक्का देता है तो आगे जाता है खुद, यानी जमीन के ऊपर फोर्स एक्शन कर रहा है, वो एक्शन आगे की तरफ कर रहा है, तो जमीन से एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसके पांव और अर्थ यानी जमीन के बीच में आ रही है, ठीक है, उसके दरमियान में एक फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी एक कुव्वत पैदा हो रही है जो उसको आगे की तरफ भेज रही है, लेकिन एक्शन किस पे हो रहा है, ह्यूमन बॉडी की तरफ से, वो जमीन के ऊपर हो रहा है, और जमीन का जो रिएक्शन हो रहा है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो रहा है जिस वजह से वो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसी तरह जो है अगर हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं जो यहाँ पर सेकंड है, वो ये है फ्लाई मूवमेंट, यानी कि एक बर्ड है वो उड़ रही है हवा में, तो वो अपने जो पर है वो डाउनवर्ड एक्शन कर रही है, यानी कि नीचे की तरफ ऊपर लेके जाती है, फिर जोर से नीचे की तरफ परों को हिलाती है, जो नीचे की तरफ पर उसके जा रहे हैं, तो हवा का जो म्यार है वो अपोजिट जो रिएक्शन पैदा कर रहा है, जो हवा है वो अपोजिट रिएक्शन में, यानी उसको फोर्स अप्लाई करती है ऊपर की तरफ, यानी जो उसके पर हैं वो नीचे की तरफ एक्शन कर रहे हैं और जो हवा है वो उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, तो इस बिना पर वो उड़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये एक्शन अपोजिट टू रिएक्शन है, यानी कि एक मिसाल और ले लेते हैं, आपके पास बॉल है, आपने उसको दीवार पे मारा, ये आपका एक्शन है, लेकिन वही पलट कर वापस आती दीवार की फोर्स की वजह से, यानी वहां पर एक गई, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे न्यूटन का लॉ भी और फोर्स भी अब जिक्र आ जाएगा कि आपने एक बॉल फेंकी, वो जब तक चल रही है, आपने जब तक फोर्स अप्लाई की है उस पर आगे, जब तक वो नहीं रुकेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी दूसरी, एक फोर्स आपने फेंकी बॉल, वो जा रही है, वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करती रहेगी जब तक आगे उस पर कोई फोर्स नहीं आए। अच्छा, जरूरी नहीं है फोर्स जो है कोई भी चीज आगे आएगी तभी लगेगी, हवा की भी फोर्स होती है जो उसको रोक सकती है, ठीक है ना, तो कब तक चलेगी, लेकिन दीवार पे लगी एक और फोर्स अप्लाई हुई और उसका फिर जो है अपोजिट रिएक्शन जो है क्रिएट हो गया,
यानी वो वहां पर लगी और लग के वापस घूम गई, यानी अपोजिट रिएक्शन में घूम गई। आपका जो एक्शन था वो था फेंकना, और अपोजिट रिएक्शन यानी दोबारा घूम के आ जाना। एक और छोटी सी मिसाल, मेज के ऊपर आप हाथ रखते हैं और नीचे की तरफ धक्का देते हैं, तो नीचे जो मेज है वो जमीन पर रखी हुई है, जमीन की फोर्स मेज पर अप्लाई हो रही है, लग रही है, और मेज की जो है वो हमारे हाथ पर लग रही है, जिसकी वजह से हम ना गिर रहे हैं ना हमारा हाथ नीचे जा रहा है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, बुक रखी हुई है, वो भी इसी तरह है कि बुक को अगर आप हवा में छोड़ेंगे और नीचे गिर जाएगी, लेकिन अगर आप टेबल पे रखेंगे तो वो अपनी जो फोर्स है वो टेबल पर लगाएगी, और टेबल की फोर्स जो है वो उसको गिरने नहीं देगी, उस पर रखा रहेगा। तो ये है इस तरह से। ठीक है जी, इसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन, explain the force of action and reaction in the following. Bullet is first from a gun, a person sitting on a chair, motion of moon around the earth. यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो देखा जाएगा, और देखा जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन के अंदर हम पहला पॉइंट लेते हैं, मोशन ऑफ द बुलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जर्क ऑफ द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी जो पहली जो इसके अंदर मिसाल देखी है एक्शन और रिएक्शन की, वो देख लेते हैं थर्ड लॉ के हिसाब से, कि मोशन जो है क्रिएट हो रहा है बुलेट में, यानी बुलेट जो है एक्शन में आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है, यानी कि जो उसके ऊपर गन से हिट की जा रही है, तो एक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है उसकी वजह से ऊपर वाला जो जर्ग है गन का वो हिलता है पीछे की तरफ। तो जाहिर सी बात है, अगर बड़ी गन है तो इंसान को झटका भी लगता है, अगर छोटी गन है तो आपने मूवीज वगैरह में टीवी में देखा होगा कि वो पीछे की तरफ होती है, जिससे हम लोड करते हैं ना, तो ऊपर वाला हिस्सा जर्क जो है उसका वो पीछे की तरफ होता है, तो वो क्या है, वो रिएक्शन में हो रहा है, यानी गोली जो निकल रही है वो भी अपनी प्रेशर से निकल रही है, जो पीछे की तरफ उसको पुश कर रही है, तो उसका रिएक्शन जो है आगे की तरफ एक्शन हो रहा है तो पीछे जो है रिएक्शन हो जाता है, तो रिएक्शन की वजह से जल पूरा पीछे की तरफ उठ जाता है, और आगे जो एक्शन है उसका जाहिर सी बात है गोली मूवमेंट करती है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है एक्शन, वेट ऑफ द पर्सन एक्शन डाउनवर्ड, तो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ चेयर एक्शन ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी वही बात है, अगर कोई पर्सन है वो अगर बैठ रहा है चेयर के ऊपर तो वो गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो नीचे से उसकी जो चेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है रिएक्शन पैदा कर रही है, यानी कि एक्शन हो रहा है इंसान की तरफ से, आप भी बैठे होंगे इस टाइम, आप गिर नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है जिस पे आप बैठे हुए हैं, आप बेड पर बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए इस टाइम, या फ्लोर पे बैठे हुए हैं जमीन पर, तो आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नीचे से एक और फोर्स अप्लाई हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इस वजह से। इसी तरह थर्ड पॉइंट भी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन ऑन मून towards its center, centrifugal force action on moon away from its center, यानी कि मून जो है घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है, कैसे गर्दिश कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, जमीन जो है दूसरी डायरेक्शन में घूम रही है, जबकि चांद जो है गोली घूम रहा है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एक्शन और रिएक्शन का अमल इसी तरह चलता है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन, fourth question is differentiate between mass and weight, यानी डिफरेंस क्या है mass and weight में। First, the quantity of matter in a body is called its mass। ठीक है, किसी जिस्म में पाए जाने वाले मादे की मिकदार को कमियत कहा जाता है। मैटर हम पहले पढ़ चुके हैं, फिजिक्स is a branch of science which offers or which deals the matter
एंड इट्स एनर्जी, यानी मैटर यानी मादा, मैदा नहीं, मैदा तो स्टमक होता है हमारे जो लगा हुआ है जिसमें, लेकिन मैटर यानी मादा, मादे की जो क्वांटिटी है, जो जो उसकी मिकदार है, यानी क्वांटिटी आप समझ लेंगे कितनी है वो, हम नापते हैं अगर मेजरमेंट करें तो किसी भी मैटर की, तो वो जो कहलाती है वो मैस कहलाती है। वेट क्या है? वेट और मैस एक जैसी चीज है, लेकिन वेट जो है, वेट इज द फोर्स विद विच इच अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड इज इट सेंटर, यानी वो कुव्वत जिसके जरिए जमीन किसी जिस्म को अपने मरकज की तरफ कशिश करती है, वजन कहलाता है। कैसे? अगर मिसाल है, आप जमीन से ही चिपके हुए, आप खुद उड़ नहीं सकते, आप ताकत लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जंप करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जमीन से वापस नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जमीन जो है कशिश कर रही है, इसकी वजह से हर चीज जमीन के ऊपर मौजूद है। अगर हम जमीन की कशिश से बहुत बाहर चले जाते हैं तो हम खला में चले जाते हैं। तो वजन वाली चीज जो है वो हमेशा कहाँ गिरेगी? जमीन पे ही गिरेगी, यानी जो वजन रखती है, टेबल आपकी वजन रखती है, आप अपना वजन रखते हैं, आप भी जमीन से जुड़े हैं। आपका बेड है, रूम में फैन है, फैन छत पे लगा हुआ है, लेकिन आप उसका नट खोल के देखें तो फिर इतनी तेजी से वो नीचे आएगा, ठीक है। आप कोई भी चीज उछालते हैं हवा में, वो वापस जमीन की तरफ आ जाती है। तो ये चीज क्या है? ये सब वेट है। वेट जो है क्या कहलाता है कि किसी भी जिस्म को जमीन जो है अगर अपने मरकज की तरफ कशिश कर रही है, यानी कि अपनी तरफ कशिश कर रही है, तो वो वेट है। अगर वो वेट नहीं हो, जैसे गैस के गुब्बारे का हम ले लेते हैं, वो गैस है, ठीक है, उसमें एक वेट नहीं होता, वो गायब हो जाती है हवा में। लेकिन अगर हम उसको बलून में अगर भर देते हैं तो वो उड़ता है, क्योंकि वो गैस जो है बाहर निकलना चाहती है और वो हल्की होती है, उसमें इतना वजन नहीं होता, वेट नहीं होता। जमीन उसको कशिश तो कर रही होती है, लेकिन वो अपनी एक खास मिकदार की वजह से उसमें जो पावर है वो उसकी वजह से उड़ जाती है हवा के अंदर। तो बलून भी उड़ रहा होता है, वो बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर से हम गैस निकल जाती है तो वो अपने वजन की वजह से वापस आ जाता है, जमीन के ऊपर आके गिर जाता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट है, mass has no direction, यानी ये एक गैर सिमती मिकदार है, ठीक है। गैर सिमती यानी स्केलर क्वांटिटी, और वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी वही बात ऊपर वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर भी कि सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जमीन के ऊपर जो रहे, जमीन से लगा रहे, जमीन की तरफ कशिश हो करे जो चीज, वो वेट है। और ये जो है एक सिमती मिकदार है, वेक्टर क्वांटिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द mass of the body remains constant everywhere, ठीक है। किसी जिस्म की कमियत हर जगह मुस्तकिल रहती है, यानी जो मैस है किसी भी बॉडी का हर जगह मुस्तकिल एक जैसा रहेगा, ऐसी बात। द वेट ऑफ बॉडी, वेट की बात है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी as its value is different at different distance from the center of earth, वजन मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हो जाता है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हो जाता है वजन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई भारी चीज है, ठीक है, और या कोई हल्की चीज है, हल्की चीज जो है अगर वहां पर हवा की मिकदार ज्यादा है या किसी जगह पर हवा की मिकदार कम है, तो वहां तो अपना पूरा वेट रख रही है वो, लेकिन हवा की मिकदार ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, तूफानी जैसा आलम है, तूफान जैसा आलम है, हवा बहुत तेज है, तो वो अपना जो है अनबैलेंस होगी, वजन उसका बराबर नहीं होगा। और अगर ह्यूमन बॉडी की मिसाल है तो आजकल हर कोई वेट यूज कर रहा है, वेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मैस है वो एक जैसा रहता है, ओके। फोर जो है पॉइंट वो है इन एस आई यूनिट ऑफ मैस इन किलोग्राम, यानी
इसकी जो इकाई है यानी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट में जो मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और वेट का जो है ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, और जो ऐसा यूनिट के अंदर वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन कहलाता है। ये 4 पॉइंट है। उसके बाद है फिफ्थ, define momentum, explain the law of conservation of momentum with the help of examples। मोमेंटम क्या है उसको समझना है। यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं मोमेंटम इस चीज को कहते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मोमेंटम एंड इट्स डिनोटेड बाय p। मोमेंटम इक्वल टू मास multiplied by velocity, p equal to mv। momentum is the property of moving object. It increases with the increase of mass as well as of velocity. Its SI unit is kilogram, m, s और ns। momentum या m upon s और n upon s। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कह रहे हैं कि किसी जिस्म में पाई जाने वाली हरकत यानी मूवमेंट जो है कि कुल मिकदार यानी क्वांटिटी को मोमेंटम कहा जाता है। यानी किसी भी बॉडी में पाए जाने वाली हरकत की कुल मिकदार को, यानी जो मूवमेंट हो रही है किसी भी बॉडी में, उसकी पूरी क्वांटिटी को मोमेंटम कहा जाता है। ये एक सिमती मिकदार है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको p से जाहिर करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है हिसाबी तौर पर मोमेंटम, कमियत और वेलोसिटी का हासिल ज़रब है। यानी मल्टीप्लाई की साइन है, बीच में x लग गया है, सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की साइन है। अगर जिस्म की कमियत यानी m मास हो और वेलोसिटी यानी v से हरकत कर रहा हो तो इसका मोमेंटम p मंदरजा झैल फॉर्मूले से मालूम किया जा सकता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो है P इक्वल टू mv। इसकी जो यूनिट है ऐसा यूनिट के अंदर वो है किलोग्राम मीटर सेकंड पर स्क्वायर -1, ठीक है, यानी ns। ओके, मोमेंटम का इंसार मतलब दो अवामिल पर भी होता है। मोमेंटम जिस्म में मौजूद कमियत के रास मुतनासिब होती है, यानी कि मैस के समझने अपोजिट भी होती है, साथ भी होती है, और वेलोसिटी के भी अपोजिट और साथ में होती है, तो ये मोमेंटम कहलाता है। इसको भी हम बोर्ड के ऊपर अच्छे से मैथमेटिकली समझेंगे। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब रिफ्लाई okay. The main cause of friction gives three methods of reducing friction. Friction, the force which opposes the motion of one surface over another is called friction or force of friction. Wow. यानी यहाँ पर फ्रिक्शन जो कह रहे हैं कि हमें फ्रिक्शन को समझना है, तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है रगड़ को कहते हैं। रगड़ की कुव्वत या रगड़ को वो कुव्वत जो किसी एक जिस्म की सतह पर दूसरे जिस्म की सतह की हरकत में मज़ाहमत करती है, रगड़ की कुव्वत या रगड़ कहलाती है। रगड़ एक सिमती मिकदार है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई इकाई यानी यूनिट जो है एन है। रगड़ के भी कुछ असबाब है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन भी है, ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है दो इंसान की सतहों पर खुरदरापन रगड़ पैदा करने का बायस होता है, और इसके अलावा जो है रगड़ की जो है बहुत सी फ्रिक्शन की जो है काइंड यानी इकसाम है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्थ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड फिफ्थ रूलिंग फ्रिक्शन।
सुकूनी रगड़, महदूद रगड़, हरकी रगड़, फिसलवान रगड़ और लड़खड़ावन रगड़। सॉरी। तो ये यहाँ पर जो है लिखी भी नहीं है, बट मैंने आपको बता दी है खुद से। तो ये फ्रिक्शन है, यानी रगड़ किस तरह से, अगर कोई बॉल आप फेंक रहे हो या कोई चीज आप फेंक रहे हो, की डायरेक्शन में चलती रहेगी, लॉज तो अपनी जगह मौजूद है न्यूटन के, बट अगर जरूरी नहीं कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो तो ही वो रुकेगी। फ्रिक्शन की वजह से भी कोई चीज रुक सकती है। क्यों? क्योंकि देखते हो बॉल जो है बाउंस करती है 1 बाय 1, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट किसी को बॉल कराते हो क्रिकेट के अंदर, बॉल जो है कर रहे हो उसको, तो वो अगर डायरेक्ट जाती है तो बहुत तेजी से और बहुत जोर से जाती है, अगर बैट्समैन को लग जाए तो उसका तो मतलब ये कि बुरा हाल हो जाए। लेकिन एक जो है बाउंस उसमें दिया जाता है, जिसकी वजह से वो स्विंग भी करती है, टर्न भी होती है। जो बाउंस हो रहा है तो जिस टाइम वो लग रही है जमीन पे तो रगड़ पैदा हो रही है, फ्रिक्शन पैदा हो रही है। हम चल रहे हैं, हमारे पाँव चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन पैदा हो रही है, रगड़ पैदा हो रही है। तो कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रही है एक स्ट्रेट पाथ में तो वो चलती जाएगी। अगर जमीन से टकराएगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, किसी भी चीज से टकराती है तो फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से वो रुक सकती है। तो फ्रिक्शन जो है रगड़ को कहते हैं, और रगड़ के बहुत सारे अवामिल हैं जो हम बाद में समझेंगे। और अब जो है जी एंड हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है क्लास में आएंगे तो बोर्ड के ऊपर सब काम होगा मैथमेटिकली, उसकी प्रॉब्लम वगैरह भी होंगी सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की। तो लाजमी है रजिस्टर वगैरह अपना साथ लेके आइएगा, पेन वगैरह साथ लेके आइएगा, छुट्टी मत कीजिएगा, लॉस होगा वैसे ही।